आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और खास पेशकश इसलिए कि अब नतीजों का सीजन पूरा हो चुका है और कुछ खट्टे मीठे एहसासों के साथ तीसरी तिमाही के नतीजों का सीजन अब गुजर चुका है। अब वक्त है बही खाता उलटने का और ये समझने का कि किन सेक्टर्स और शेयर्स से मुनाफे का जायका बढ़ेगा। इस खास शो में हम दिग्गज एक्सपर्ट से ना सिर्फ तीसरी तिमाही से उभरे ट्रेंड समझेंगे बल्कि अगली तिमाही के लिए कुछ दमदार शेयरों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए तीसरी तिमाही का कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं। अच्छा, जो इस शो का आइडिया था उससे पहले डायरेक्टर साहब ने एक मूवी रिलीज हो रही थी, कुछ खट्टा हो जाए, तो वो रोमांटिक मूवी जो है उसके पिक्चर्स को देखते हुए डायरेक्टर साहब ने बोला कि चलिए इससे ही रिलेटेड कुछ हिसाब किताब की बातचीत भी कर लेते हैं। फ्राइडे का दिन है वैसे भी, तो फ्राइडे में ये भी कवर हो जाएगा और वो भी कवर हो जाएगा। तो इसी लिहाज से हमने फिर इस नाम को चुना। और क्योंकि आज अर्निंग सीजन अब ऑफिशियली ख़त्म भी हो चुका है, तो अर्निंग सीजन के ख़त्म होने के बाद हमने ये नाम को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को चुना गया है। अब क्योंकि ये तो पहला पक्ष हो गया, यानी कि नाम का पक्ष हो गया, अब दूसरा पक्ष आता है कि अर्निंग कैसी रही है। दरअसल इस अर्निंग का एक लेखा जोखा मोटा मोटा एक रिपोर्ट के जरिए मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट में निकाला है। वो आंकड़े आपके स्क्रीन पर आए, किस तरह से इस तिमाही के नंबर्स रहे हैं। ये पूरी तिमाही आमतौर पर बढ़िया ही देखने को मिली है, बहुत कोई खास खराब नंबर नहीं है। Q3 के नंबर्स में एक अच्छा आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है, अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर आए हैं और कई सारे इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में तो बहुत आउट परफॉर्मेंस भी दी है। मार्जिन के अंदर एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है क्योंकि इनपुट कॉस्ट स्टेबल हो चुकी है और अच्छे प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग का भी इम्पैक्ट रहा है। डोमेस्टिक ऑटो कंपनियां, फाइनेंशियल कंपनियों के नंबर्स जो हैं वो कहीं ज़्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़े हैं। मेटल और ऑयल एंड गैस के नंबर Q on Q बेसिस पे आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे क्योंकि अब प्राइसिंग स्टेबल हो चुकी है, तो ये अच्छे नंबर आए हैं। 26 तिमाहियों में पहली बार आईटी के नंबर्स थोड़े से कमज़ोर होते हुए ज़रूर दिखाई पड़े हैं, लेकिन आईटी के नंबर्स में एक स्टेबलाइजेशन के साइन दिए, इसलिए बाजार ने उसको थम्स अप दिया। BFSI की ग्रोथ YoY बेसिस पर 22% रही है, जबकि अनुमान था 17% के आसपास। ऑटो की ग्रोथ 34% का अनुमान था बढ़ने का, लेकिन करीब 60% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। मेटल स्पेस में 25% की ग्रोथ का अनुमान था, 74% के आसपास की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। तो अनुमान से बेटर ये तीन सेक्टर्स जो कि परफॉर्म करते हुए गए हैं। इसके अलावा OMCs का मुनाफा करीब 4.5 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। साथ ही साथ OMCs के नंबर्स में Q on Q बेसिस पे भी एक अच्छा अपटिक आता हुआ दिखाई पड़ा है। निफ्टी कंपनियों का मुनाफा अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर रहा और निफ्टी कंपनियों में जो मुनाफे के अंदर बढ़त रही है वो 17% के आसपास इस तिमाही में YoY बेसिस पे देखने को मिली है। 11% मुनाफा बढ़ने का अनुमान था, लेकिन 17% बढ़ा है। और इस 17% में भी जो 56% योगदान है वो 5 बड़ी कंपनियों का है, जिसमें टाटा मोटर्स इस बार एक बढ़िया सरप्राइज वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा है। टाटा स्टील यहाँ से एक अच्छा सरप्राइज आया है। HDFC बैंक, हालांकि मार्जिन श्रिंक थे लेकिन नंबर्स वैसे अदरवाइज मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़े। ICICI बैंक और JSW स्टील ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़े इस तिमाही के नंबर्स में। तो एक मोटा मोटा खाका आपके सामने नंबर्स को लेके। अब इन नंबर्स के बाद आपकी रणनीति क्या हो, किन पे आप दांव लगाएंगे, कैसे मान रहे जानकार इस तिमाही के नंबर्स पर, इस पर बातचीत कर लेते हैं। सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ सनी पाजी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे नंबर्स पर भी और साथ साथ उनकी इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी। सिद्धार्थ सर और सनी सर, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ मौजूद रहने के लिए आज के दिन। तो सिद्धार्थ सर, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, कैसे रीड किया इस क्वार्टर के नंबर्स को आपने? क्या मतलब बारिंग फ्यू जो बड़े एक्सीडेंट्स थे उनको अगर हटा भी दें तो अदरवाइज क्या कुछ सीवियर नंबर रहे या कैसे नंबर आपने रीड किए? जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। देखिए, जो नतीजे थे आपने हमारे रिपोर्ट से जो की टेकअवेज तो ऑलरेडी पढ़ लिया। तो ओवरऑल नतीजे काफ़ी स्ट्रांग थे। अगर आप देखें 9 मंथ्स में जो निफ्टी की अर्निंग्स रही है काफ़ी स्ट्रांग रही है, 20% प्लस और 26% तक की जो ग्रोथ है 9 मंथ्स में ऑलरेडी आ चुकी है। और जो हमारा फुल ईयर का अनुमान है FY24 के लिए वो 20% का है। तो जो आस्किंग रेट है Q4 में, और जनरली हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ एक बेटर और स्ट्रॉन्गर क्वार्टर होता है, जो कमेंट्रीज आए हैं बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, वहां पर भी यही दिखता है कि Q4 वुड कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रांग। तो इस हाई ग्रोथ को लेकर आगे भी चलते हुए हमें लगता है कि 15 to 18% अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी में बरकरार रहेगा। हर क्वार्टर की तरह हर बार कहीं कुछ बेटर नंबर्स आते हैं जो हम बोलते हैं हिट्स, और कहीं कुछ
मिस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि मिस। सो हिट्स एंड मिसेस चलते रहते हैं। अच्छी बात है कि ऑन एन एग्रीगेट जो लार्ज सेक्टर्स हैं, जो बड़े सेक्टर्स हैं, उन्होंने काफी बेटर अर्निंग्स दिया, जिसकी वजह से जो मार्केट में जो एक उत्साह है वो बरकरार रह रहा है। तो हिट्स एंड मिस तो चलते रहते हैं, लेकिन हाँ नंबर्स अदरवाइज बेटर साइड पे थे। सनी भाजी आपने कैसे रीड किया, क्योंकि इस बारी मिड कैप स्मॉल कैप जहां ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुके तो उसके बाद नंबर्स आए हैं और नंबर से बहुत ज़्यादा निराश नहीं किया, तो वहाँ बड़े एक्सीडेंट भी देखने को नहीं मिले। कैसे रीड किया आपने नंबर्स को इस क्वार्टर के? या सुमित जी, गुड आफ्टरनून और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। बेसिकली नंबर मुझे लगता है कि मेजोरिटी नंबर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही थे। इनफैक्ट ये क्वार्टर की खासियत मुझे लगी कि स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वहाँ काफी अच्छे मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखे। तो आप जैसे सीमेंट सेक्टर देख लो, काफी अच्छे मार्जिन एक्सपेंशन हमने वहाँ आते हुए देखे। तो जो लो कॉस्ट मटेरियल का जो बेनिफिट है, काफी सारे सेक्टर में क्लियरली उभर के आया। सेम स्टोरी एफएमसीजी में भी थी, जहां हालांकि टॉप लाइन ग्रोथ ज्यादा देखने नहीं मिली, बट हमने कहीं ना कहीं वहां मार्जिन में एक बढ़ोतरी आते हुए देखी है। तो ऐसे बहुत से सेक्टर है जहां हमने मार्जिन में एक्सपेंशन आते हुए देखा। और एट द सेम टाइम अगर मैं ओवरऑल एग्रीगेट की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक बैंकिंग ऐसा सेक्टर था जहां जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसे हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में रहा था। और मुझे लगता है कि अगले इसमें भी 1 या 2 क्वार्टर के बाद शायद ये बॉटम आउट हो जाएगा, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल जो रिजल्ट सीजन था इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन था, कोई बहुत बड़ी निगेटिव सरप्राइज हमें देखने नहीं मिली। और अब यहाँ से आगे की जो चाल रहेगी, ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रहेगी। जो कंपनी अब अर्निंग पे डिलीवर करेगी, उसे मार्केट रिवॉर्ड भी करेगा। जहां अर्निंग्स वहां रिवॉर्ड आने वाले समय में देखने को मिल भी सकता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस सेक्टर के साथ जो कि बहुचर्चित रहा इस पूरी तिमाही में, वो था बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर एचडीएफसी बैंक जैसे नंबर आए, जहां पर थोड़े मार्जिन श्रिंक होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन दूसरी तरफ एसबीआई जैसे नंबर भी आए, जहां पर नंबर्स के बाद एक बड़ी री रेटिंग होते हुए दिखाई पड़ी। तो सिद्धार्थ सर, सबसे पहले बैंकिंग कैसे रीड किया आपने इस क्वार्टर के नंबर्स को, और यहाँ से कोई टॉपिक आपका? जी देखिए, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जैसा बता रहे थे कि नंबर्स तो अच्छे आए। एक जो प्रॉब्लम था वो था निम्स कंप्रेशन का, जो हमने प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा देखा। पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी सस्टेनेबिलिटी दिखाई इन टर्म्स ऑफ निम्स। निम्स थोड़े बेटर थे पीएसयू बैंक्स में। लोन बुक ग्रोथ तो अक्रॉस द बोर्ड अच्छे थे। एक जो बड़ा फैक्टर था वो है डिपॉजिट्स ग्रोथ का। हमने कुछ प्राइवेट बैंक्स में देखा, स्पेशली द लार्जर वन जैसे एचडीएफसी बैंक, जहाँ पे बहुत लो ग्रोथ की वजह से एक जो डिपॉजिट ग्रोथ कम होने की वजह से आगे चलकर जो लोन बुक ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन बड़ा आया। पीएसयू बैंक्स हालांकि अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, तो हमारा ओवरऑल जो प्रेफरेंस है विद इन बैंकिंग स्पेस वो पीएसयूज की तरफ रहेगा। और उसमें जो हमारा पिक है वो है एसबीआई। एसबीआई जो है काफी बेटर नंबर्स प्रोवाइड कर रहा है। हमें लगता है कि अगले 2-3 सालों में अच्छी लोन बुक ग्रोथ 13 से 14% की रहेगी। एसेट क्वालिटी काफी बेटर है, और जो कॉर्पोरेट लोन डिमांड है उसका बेनिफिट एसबीआई को सबसे ज्यादा मिलेगा। एनपीएस जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, एंड क्रेडिट कॉस्ट जो है वो अंडर कंट्रोल है। हमारा अनुमान है कि अगले 2 सालों में नेट प्रॉफिट 22% से ग्रो करेगा, और जो आरओएज है वो 1.2% के ऊपर सस्टेन करेगा, जिसके वजह से जो वैल्यूएशन है वहां पे और फर्दर री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है। तो जो पहला पिक है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से टॉप सेक्टर जो कंपनी का है वो है एसबीआई। टारगेट प्राइस हमारा है 860 का। 860 रुपए के टारगेट्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़िया नंबर्स, और नंबर्स के बाद एक अच्छी री रेटिंग स्टॉक की होते हुए दिखाई पड़ी है। तो अगर आप कोई पिक करना चाह रहे हैं नाम इस अर्निंग के बाद, तो सिद्धार्थ सर मान रहे हैं कि एसबीआई के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। अब सनी भाजी आपकी तरफ से, क्योंकि पहला सेक्टर बैंक्स था, तो दूसरा ऑब्वियसली इंटरेस्ट सेंसिटिव में आता है ऑटो स्पेस। ऑटो स्पेस को लेकर भी जो नंबर्स थे इस बारी एंसिलरी के नंबर्स ही बेटर थे, और जो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, उनके नंबर तो रोबस्ट थे। टाटा मोटर्स ने तो री-रेट ही कर दिया खुद को। सो कैसे नंबर्स आप देख रहे हो ऑटो के अदरवाइज, और कोई टॉपिक? यस सुमित जी, यस ऑटो सेक्टर ने काफी अच्छे नंबर पेश किए। स्पेशली मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे पैसेंजर व्हीकल है, उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में ओवरऑल इंडस्ट्री में हमने 26% वाई वॉल्यूम ग्रोथ देखी। 2 व्हीलर सेक्टर में हमने 23% वॉल्यूम ग्रोथ देखी दिसंबर क्वार्टर में। 3 व्हीलर में 35% वॉल्यूम ग्रोथ देखी, और स्लाइटली वॉल्यूम ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट में म्यूटेड थी। तो अगर ओवरऑल अगर हम देखें स्ट्रक्चर इंडस्ट्री का, जो अगर वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से
तो कहीं ना कहीं वो कमर्शियल व्हीकल, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के फेवर में है, और इसी के चलते हमने अकॉर्डिंगली कंपनीज के नतीजे आते हुए देखे। जिस तरह से बजाज ऑटो ने काफी अच्छे नंबर दिए 2 व्हीलर साइड में, हीरो मोटो ने काफी अच्छे नंबर दिए, टीवीएस ने काफी अच्छे नंबर दिए, और अगर मैं पैसेंजर व्हीकल की बात करता हूं तो उसमें मारुति के नंबर काफी जोरदार आए थे। टाटा मोटर्स अगेन विच इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ जेएलआर पैसेंजर व्हीकल एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल, उसमें भी काफी अच्छे नतीजे आए थे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम में है, अगर मैं अर्निंग ग्रोथ के लिहाज से भी बात करता हूं। और अगर आउटलुक की बात करें तो मुझे लगता है कि सभी कंपनीज ने एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक भी दिया है अगले 1 साल के नजरिए से। तो ऑटो सेक्टर मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द बिग अर्निंग ग्रोथ ड्राइवर रहेगा। और अगर मुझे यहाँ से कोई स्टॉक पिक करना होगा तो सिंस आजकल के है कि स्टॉक मार्केट एक फास्ट डिस्काउंटिंग मशीन हो गया, रिजल्ट आते ही स्टॉक चल पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में अभी भी एक वैल्यू दिखती है अभी। और इसका एक मुख्य कारण ये रहेगा कि इनका जो पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो है उसमें ऑर्डर बुक काफी रोबस्ट है, 2 लाख से ज्यादा की अभी भी वेटिंग है। 50,000 इनका जो प्रोडक्शन है की जो कैपेसिटी है, ये कंपनी 40,000 यूनिट से बढ़ा करके 50,000 यूनिट करेगी अगले क्वार्टर में, और इसके चलते एक मिड टीन ग्रोथ हम कंपनी के अर्निंग में आते हुए देखेंगे पैसेंजर व्हीकल साइड में। और जो ट्रैक्टर है जो पिछले 2 साल से प्रेशर में था, कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है कि FY25 में जब मानसून नॉर्मल होगा तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाएगी, और उसके चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेनिफिट होगा। वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि अभी भी काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पे है, 19 to 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा महिंद्रा का 2200 रुपए का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। तो 2200 रुपए के टारगेट्स के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को आप बेट कर सकते हैं। एक नई कैपेसिटीज, जो कैपेसिटी नया एडिशन हुए हैं उससे इनकी वेटिंग भी रिड्यूस हुआ है, और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड कंपनी ऑलरेडी देख रही है अपने नंबर्स में। तो 2200 रुपए के टारगेट्स के लिए ऑटो स्पेस से अगर आप पिक करना चाह रहे हैं तो M&M एक नाम हो सकता है। अब सिद्धार्थ सर, दूसरा बड़ा नाम है फार्मा। सब उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि फार्मा के केस में शायद US की सेल्स थोड़ी सी ड्रॉप करेगी, लेकिन कंपनी ने वहाँ भी सरप्राइज किया और कुछ नंबर्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं। स्पेशली अपोलो हॉस्पिटल जैसे नंबर को आप देख लें, वहाँ पर एक अच्छे नंबर्स के बाद रिएक्शन आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज एक डिप ज़रूर आया, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन और उसके बाद क्या स्ट्रांगली परफॉर्म किया। सो कैसे देख रहे हो फार्मा में, क्या करें? सुमित, देखिए फार्मा में काफ़ी बेटर नंबर्स आ रहे हैं, अनुमान से बेटर। अगर आप देखें पिछले कुछ 2 सालों में सेक्टर बहुत प्रेशर में था, बट अभी लास्ट 2-3 क्वार्टर से नंबर्स काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। जो इस क्वार्टर में है हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ड्राइव हो रही है, बिकॉज जो US में जो प्राइस इरोजन हो रहा था वहाँ अब वो स्टेबलाइज हो गया है, प्राइस में इंप्रूवमेंट हो रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो प्रेशर था, जो मार्जिन के ऊपर आ रहा था, वो थोड़ा सा रॉ मटेरियल कॉस्ट साइड में थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से मार्जिन को बेनिफिट मिले, और साथ ही जो एक ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट कॉस्ट था उधर भी थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो ये सबको मिलाकर ओवरऑल अगर हमने देखे तो इस क्वार्टर में अराउंड 15% ऑन एन एग्रीगेट बेसिस फार्मा सेक्टर्स का अर्निंग ग्रोथ आया। हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, बट आपने जैसे बोला US सेल्स में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था, और ओवरऑल 10% का ग्रोथ हमने देखा Y-on-Y। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन अनदर मार्केट है, जहां स्पेस है, जहां पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो कंपनीज है जिनका US सेल्स है प्लस इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में भी प्रेजेंट है, तो वहां पर भी 10 से 12% का ग्रोथ हमने Q3 में देखा। तो इन सभी स्पेस में हमें जो हमारा प्रिफर्ड पिक है वो है सिप्ला ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया अपने क्वार्टर में, और अगर आप देखें तो हमें लगता है कि वहां पर जो उनका जो स्पेशलिटी है रेस्पिरेटरी सेगमेंट है, और जो दूसरा उनके प्रोडक्ट्स हैं नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में, वहां पे काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। उनकी जो ब्रांड है वो काफी बेटर है, डोमेस्टिक मार्केट में भी जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में सिप्ला के बहुत सारे जो फ्रेंचाइजी ब्रांड्स हैं वो काफी बेटर है। प्लस कंपनी ने कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की भी बात कही है, जिसके वजह से स्टॉक थोड़े से चर्चा में रहती है। ओवरऑल हमें लगता है कि काफी बेटर सेल्स ग्रोथ रहेगा, जो डोमेस्टिक मार्केट में अबाउट 12% और जो नॉर्थ अमेरिका मार्केट है वहां पे अबाउट 8 to 10%, जिसकी वजह से ये कंपनी ओवरऑल फार्मा स्पेस में हमारा प्रिफर्ड पिक है सिप्ला। जो हमारा 1 ईयर टारगेट प्राइस है वो है 1600 का, 1600 का 1 ईयर टारगेट प्राइस। सिप्ला एक ऐसा नाम जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल के नंबर्स के बाद। लार्ज कैप स्पेस की दिग्गज कंपनी है और अभी भी अच्छे पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक में खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो सिद्धार्थ सर की तरफ से फार्मास्यूटिकल स्पेस से सिप्ला के ऊपर आप बेट करेंगे। अब फार्मास्यूटिकल स्पेस के बाद आती है कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी, यानी कि FMCG की बातचीत। और FMCG में नंबर्स वॉल्यूम
तो पिकअप आया, लेकिन बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि रूरल डिमांड पिकअप आने लग गई, धीरे धीरे डिमांड साइड पर रिवाइवल आ रहा है। तो सनी पाजी, क्या रीड किया आपने एफएमसीजी के नंबर्स में, कोई टॉपिक? या डेफिनेटली एफएमसीजी में सुमित जी आपने बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं जो रूरल बेल्ट प्रेशर में था उसमें कहीं ग्रीन शूट दिख रहे हैं, और जो अर्बन मार्केट है वो काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम एफएमसीजी को भी दो पार्ट में डिवाइड करें, एक है कंज्यूमर स्टेपल बिजनेस, वहाँ कहीं ना कहीं डिसइंफ्लेशनरी प्रेशर भी चल रहा है। जिस तरह से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, कंपनी उसका जो कॉस्ट बेनिफिट है कंज्यूमर को पास ऑन कर रही है, तो उसके चलते जो वैल्यू ग्रोथ है वो दिख नहीं रही है। और हालांकि मार्जिन फ्रंट पे कोई दिक्कत है नहीं, तो जब रूरल एरियाज में रिकवरी आएगी तो मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज है, में भी 8 से 10-12% की ग्रोथ अगले 12 महीने में दिखाएगी टॉप लाइन पे, और बॉटम लाइन स्लाइटली बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मार्जिन एक्सपेंशन होता है और तो उसका एक बेनिफिट कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। हालांकि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पैक्स है, जैसे ज्वेलरी हो गया, वहां कहीं ना कहीं एक काफी अच्छे नतीजे हमने आते हुए देखे, और उसका एक मुख्य कारण ये था कि कहीं ना कहीं जो फेस्टिवल सीजन थे वो दिसंबर क्वार्टर में बंचअप भी हुए थे, उसका बेनिफिट हमने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में आते हुए दिखा। बट विद इन दैट ऑल्सो अपैरल सेगमेंट है वो प्रेशर में रहे, वहाँ कहीं ना कहीं डिमांड एनवायरमेंट मिक्स रही। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी में कंजम्पशन सेक्टर में कहीं ना कहीं मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स आए, और अगर मुझे अब यहाँ से कोई कंपनी पिक करना होगा तो वो होगी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर कंपनी इन एफएमसीजी स्पेस। और इसका एक मुख्य कारण ये है कि इनका जो फूड पोर्टफोलियो जो है वो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। दूसरा, कंपनी ने जो अपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी डिलीवर की है, रिसेंटली कंपनी ने कैपिटल फूड्स नाम की कंपनी भी एक्वायर करी थी, उसका जिसके मार्जिन कंपनी लेवल से बेहतर मार्जिन है, तो एक मार्जिन एक्रेटिव एक्विजिशन है, इसका बेनिफिट हमें आते हुए दिखेगा। स्टारबक्स, इसका जो कॉफी का वेंचर है, उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ हम ओवरऑल देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर जो है लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 1300 प्लस। हालांकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों में चला भी है रिजल्ट के पहले, तो थोड़ा सा ग्रेजुअली भी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है पोर्टफोलियो में। कंज्यूमर प्रोडक्ट 1350 रुपए के टारगेट्स के लिए अगर आप एफएमसीजी स्पेस से कोई नाम पिक कर रहे हैं तो ये एक नाम हो सकता है जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। तो हमने फार्मास्यूटिकल में बात कर ली, हमने एफएमसीजी बात कर ली, हमने ऑटो में बात कर ली, हमने बैंक से बात कर ली। अभी बचा है ऑयल एंड गैस, बचा है सीमेंट। इन सब पर भी बातचीत करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा करते हैं।